बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन। अब हमें यही देखना है कि प्लेन के मिलर इंडिसेस जो हैं वो हम किस तरीके से लिखते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हमें जो है ना वो मिलर इंडिसेस अगर किसी भी प्लेन के चाहिए तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें उस प्लेन के इंटरसेप्ट्स जो है वो मालूम होने चाहिए। इंटरसेप्ट जो है वो क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इक्वेशन है x अपॉन ए, प्लेन की इक्वेशन है। ओके, तो जिस तरह से हम लोगों ने एक लाइन की इक्वेशन पढ़ी है ना, आप लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ी होगी। एक अगर ये x एक्सिस है, एक y एक्सिस है और वो एक लाइन है जो गुजर रही है, एक्सिस को टच कर रही है, तो उस इंटरसेप्ट फॉर्म में जो उसकी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो ये होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो अब चूंकि हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं और हम प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यही इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो प्लेन बेसिकली अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो 3 जगह, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये 3 जगह कट कर रहा है। ठीक है, ये कट कर रहा है एन ए, एम बी और 1 सी। ये जो है वो इसके इंटरसेप्ट होगा। बेसिकली यहाँ पर ये एन ए, एम बी और 1 सी है। ये एक आर्बिट्रेरी प्लेन है। ठीक है, उसके ये कोफिशिएंट्स हैं, ये यहाँ पर इसको टच कर रहा है। तो सबसे पहला हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो प्लेन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके इंटरसेप्ट्स क्या हैं। इंटरसेप्ट्स का मतलब ये होता है कि वो एक्सिस के ऊपर किन किन पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वो एन ए के ऊपर कट कर रहा है, तो दिस इज द इंटरसेप्ट, एन ए इज द इंटरसेप्ट। y इज दी एम बी इंटरसेप्ट। y एक्सिस के अंदर जो इंटरसेप्ट है वो एम बी है और z एक्सिस के अंदर जो मेरा इंटरसेप्ट है वो 1 सी। तो अब हम जो है वो ये इंटरसेप्ट हासिल करने के बाद हम क्या करते हैं कि ये जो इंटरसेप्ट्स होते हैं उसको उसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी उसके अंदर से हम गायब कर देते हैं कौन सी चीजें, ये यूनिट वेक्टर्स। ये जो यूनिट वेक्टर्स लगे हुए हैं ये हम गायब कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं वाइस इंडिसेस। ठीक है, जब हमने इसको गायब कर दिया, ये मेरे पास बच गया n, ये मेरे पास बच गया m, ये बेसिकली था l था ये। ठीक है, तो ये हो गया l, c गायब हो गया, तो मेरे पास आ गए n m l। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है कि जब हमारे पास ये वाइस इंडिसेस आ जाते हैं तो हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने के बाद 1/n, 1/m, 1/n। तो यही 1/n, 1/m और 1/l जो है वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, मिलर इंडिसेस कहलाते हैं, HKL। अगर ये इंटीजर फॉर्म में आ गए तो, और अगर ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आए, 1/2 हुआ, जैसे ये 1/3 हुआ, 1/4 जो भी हुआ, अगर इस तरह की फॉर्म आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको हमें किसी भी स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इंटीजर की फॉर्म देनी पड़ेगी। मिलर इंडिसेस जो हैं वो हमेशा आपके पास इंटीजर फॉर्म के अंदर ही आने चाहिए हैं। ठीक है, मिलर इंडिसेस हमेशा इंटीजर फॉर्म में आने चाहिए। रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर हमारे पास अच्छा सा एक नंबर इंटीजर फॉर्म में नहीं आता तो फिर हमें उसको किसी नंबर से, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर से हमें उसको मल्टीप्लाई करके ही हासिल करना पड़ता है। तो इसकी एग्जांपल्स अगर अभी हम देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है एक एग्जाम्पल है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, उसके अंदर मेरे पास एक प्लेन है और उसके जो इंटरसेप्ट्स हैं, सबसे पहला स्टेप यही कि इंटरसेप्ट्स हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वो कट कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं कट कर रहा, सी एक्सिस के ऊपर भी वो कट नहीं कर रहा। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि वो कट ही नहीं कर रहा। तो अब सबसे पहले जो है मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं ये जो ए बी और सी है ये गायब करूंगी। ठीक है, मैं अब इसको हम कहेंगे कि वाइस इंडिसेस मुझे चाहिए। तो मैं ए को, इन इंटरसेप्ट्स को अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स के साथ में मैं डिवाइड कर दूंगी। तो मेरे पास वाइस इंडिसेस आ गए हैं 1, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, अब जब ये मेरे पास आ गए तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगी, 1/1, 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। और ये जो 1/1 है ये 1 ही है, 1/इनफाइनाइट जो है ये 0 है, ये 0 है। तो मिलर इंडिसेस मेरे पास अभी देखें अच्छे से निकल कर आ गए हैं, ये हैं इंटीजर फॉर्म में।
तो अब मैं कहूंगी कि ये जो मेरे इंडिसेस हैं ये 100 हैं और ये प्लेन के इंडिसेस हैं, तो मैं इसको 100 से राउंड ब्रैकेट के साथ में शो करूँ। अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप इस प्लेन को ड्रॉ भी करें, तो आप इस प्लेन को कैसे ड्रॉ करेंगे? इस प्लेन को ड्रॉ करने के लिए आप ये कहेंगे कि ये प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर कट कर रहा था। ये ड्रॉ करने के लिए हमें इंटरसेप्ट्स की ही जरूरत होती है। ये नाम हमें पता चल गया कि इस प्लेन का नाम क्या है, इट इज अ नंबर, ये नाम हमें पता चल गया। लेकिन जब हम प्लेन को ड्रॉ करेंगे तो हमें इंटरसेप्ट्स की ही मदद लेनी पड़ेगी। और वो कैसा इंटरसेप्ट है? वो इंटरसेप्ट है ए के ऊपर वो 1 पे कट कर रहा है और बी और सी पे वो कट ही नहीं कर रहा है। तो ये हमें एक प्लेन बनाना है जो कि सिर्फ और सिर्फ ए एक्सिस के ऊपर कट कर रहा हो। ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है, तो ये मेरा प्लेन है जो कि मुझे हासिल हुआ है इस यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लाइन की बात कर रही थी ना, जब मैं पहले एक पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्शन है, उसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे। तो अगर मेरा पोजीशन वेक्टर ये है, लेट सपोज ये मेरा पोजीशन वेक्टर है इस एक्सिस के ऊपर, तो इसके जो मिलर इंडिसेस होंगे वो होंगे 100। अगर उस लेकिन मैं उसको लिखूंगी स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस प्लेन की जो डायरेक्शन है, इस प्लेन की जो डायरेक्शन है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन जो है वो क्या हो गई? वो ये हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्लेन होता है, जो कि जो भी मिलर इंडिसेस होते हैं प्लेन के, उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर देखें एक प्लेन और बना हुआ है। अब ये प्लेन कैसा है? 0 1 0। अब ये कैसा प्लेन होगा? इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसके इंटरसेप्ट जो होंगे वो यकीनन इनफाइनाइट ए, इनफाइनाइट बी और इनफाइनाइट सी होंगे। इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ। इनफाइनाइट ए, 1 बी और इनफाइनाइट सी। यानी कि ये एक ऐसा इंटरसेप्ट्स हैं। अच्छा, इंटरसेप्ट जब हम लिखते हैं ना, तो हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मिलर इंडिसेस के लिए ब्रैकेट यूज होता है, राउंड ब्रैकेट। लेकिन अगर कॉमा लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि दिस इज द इंटरसेप्ट। अगर लिखा हुआ भी नहीं है तो पता चल जाएगा, कॉमे से पता चल जाएगा हमें कि ये इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम वाइस इंडिसेस हासिल करेंगे। वाइस इंडिसेस के अंदर ये ए गायब हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट 1 एंड इनफाइनाइट। फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे थर्ड स्टेप में, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। तो दिस प्लेन इज ये जो है मिलर इंडिसेस आ गए हमारे पास। और हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं? ये एक नाम आ गया, लेकिन हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं? उसको बनाने के लिए हमें इंटरसेप्ट की ही जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये कैसा प्लेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, 1 यूनिट कट कर रहा है। ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के ऊपर ये 1 यूनिट कट कर रहा है। दिस इज, ये वाला प्लेन होगा ब्लू वाला। ठीक है। सिमिलरली हम हासिल कर सकते हैं जेड एक्सिस के ऊपर जो प्लेन कट कर रहा है उसको भी हम हासिल कर सकते हैं, और उसको हम 0 0 1 करके लिखेंगे। ठीक है। तो ये प्लेन्स जो हैं वो इस तरीके से हासिल किए जाते हैं। अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन है तो आप उसका नाम कैसे हासिल करेंगे? उस पर्टिकुलर प्लेन का नाम आप कैसे हासिल करेंगे? तो यहाँ देखें, हमें पता चल रहा है थोड़ा सा एक डिफरेंस के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस निकाले थे। उस डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस निकालने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर की जरूरत थी। उस पोजीशन वेक्टर से हम मिलर इंडिसेस निकाल रहे थे। और अब जब हम प्लेन के मिलर इंडिसेस निकाल रहे हैं, तो प्लेन के मिलर इंडिसेस हम कैसे निकालते हैं? वहां पर हमें इंटरसेप्ट्स की जरूरत होती है। तो इंटरसेप्ट की मदद से हम मिलर इंडिसेस जो है वो हासिल करते हैं किसी प्लेन की। और उसका एक पर्टिकुलर तरीका है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मिलर इंडिसेस जो है वो इंटीजर फॉर्म में ही होने चाहिए। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्लेन के मिलर इंडिसेस होते हैं, जैसे कि 100 प्लेन है, ये है। और इस प्लेन की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन है? वो ये 100 ही लाइन तो है। इस लाइन को हम 100 लाइन ही तो कहते हैं मिलर इंडिसेस की फॉर्म में। वैसे तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाला जो प्लेन है ये जेड वाई प्लेन है,
और इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है, ऐसे भी मैं कह सकती हूँ। लेकिन अब मैं इसको मिलर इंडेक्सेस सीखने के बाद मैं जो है इसको अब एक पर्टिकुलर नाम दूंगी और मैं इसको एक्स एक्सिस नहीं कहूंगी, मैं बल्कि कहूंगी कि ये जो लाइन, ये जो प्लेन है, ये 100 प्लेन है और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये 100 डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। ओके, तो दो चीजें हम लोगों ने इस स्लाइड के अंदर सीखी कि किस तरीके से हम इंटरसेप्ट से मिलर इंडिसेस हासिल करते हैं, और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि मिलर इंडिसेस हासिल तो हमने कर लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेन का जो डायरेक्शन है वो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट अब वही चीज जो कि हमने वहां पर देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें ABC जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ दो प्लेन्स के दरमियान स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है ना एक फॉर्मूला यूज किया। अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसको हम लिख लेते हैं, बस अभी ये नहीं सोचते कि ये कैसे आया, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने 100 प्लेन बनाया था ना, ग्रीन कलर का प्लेन था, तो ये इसकी बैक साइड वाला जो प्लेन है ये पैरेलल प्लेन, ये भी 100 प्लेन कहलाता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट प्लेन्स हैं, तो ये जो है पैरेलल प्लेन्स हैं। तो इन पैरेलल प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, डी। और इस d को निकालने का फॉर्मूला जो है ना वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आपको 100 प्लेन है तो आप ये पता करें कि भाई इन दो प्लेन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो इन दोनों प्लेन के दरमियान डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है, ठीक है। हम यहाँ पर h, k और l की वैल्यू रखेंगे। अगर मेरे पास 100 प्लेन है तो भी मेरे पास d a निकल कर आ रहा है। अगर मेरे पास 010 प्लेन है, ये वाले प्लेन्स, तो उसमें भी d मेरे पास a निकल कर आ रहा है। और अगर 001 प्लेन है तो उसमें मेरे पास d भी a ही निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं प्लेन की बात करती हूँ तो अब मुझे क्या चीज देखनी है, मुझे उनके दरमियान का डिस्टेंस देखना है। और अगर डिस्टेंस दो प्लेन्स के दरमियान सेम निकल कर आ रहा है तो वो इक्विवेलेंट प्लेन्स कहलाएंगे। और यहाँ पर गौर से देखें, ये 100 प्लेन, ये वाले सारे प्लेन्स जो हैं इनका जो d है वो सेम होगा, ठीक है, विच इज a। और उस प्लेन, अगर मैं सिर्फ राउंड ब्रैकेट की बात करती हूँ तो उसका मतलब है मैं पर्टिकुलरली सिर्फ इस प्लेन की बात कर रही हूँ, उस प्लेन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं उस 100 को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख दूं तो इसका मतलब ये है कि मैं 6 के 6 प्लेन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। दीज आर 6 प्लेन्स। अगर ये 100 है, ये फेस डायगनल वाले प्लेन्स हैं, तो ये 12 होंगे। और बॉडी डायगनल वाली चीजें जो होती हैं वो 8 होती हैं। तो उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इक्विवेलेंट प्लेन्स जो है वो मेरे पास बनते हैं और इनका जो डिस्टेंस बनता है 1/√2 बन जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास 111 प्लेन हो तो मैं उसको भी इस तरीके से लिख सकती हूँ, 111 प्लेन, वो मेरे पास 8 बनेंगे टोटल, और उनका जो डिस्टेंस होगा वो a/√3 होगा, तो वो इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया, जो बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बताया था, जो कि मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, h k l जो है वहां पर लिखे हुए थे राउंड ब्रैकेट्स में भी, और h k l लिखे हुए थे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और h k l लिखे हुए थे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी, और एच के लिखे हुए थे ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर भी। तो ये हमने सारे मीनिंग्स जो है वो हमें पता चल गए कि ये जो है हम प्लेन्स में यूज करते हैं, ये हम डायरेक्शंस में यूज करते हैं, ये सेट के लिए इस्तेमाल होता है, इक्विवेलेंट सेट्स के लिए, इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्लेन्स, इक्विवेलेंट सेट ऑफ डायरेक्शंस। और ये पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्टिकुलर प्लेन, पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हमें पता चल गई। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है वो बात को फोकस करूंगी कि हम जब डायरेक्शंस के लिए मिलर इंडिसेस निकाल रहे थे, हम पोजीशन वेक्टर से निकाल रहे थे। इक्विवेलेंट प्लेन्स की वहां पर क्राइटेरिया हमने रखा था कि डिस्टेंस जो है दो जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है यानी लाइन का, वो अगर सेम आ रहा है, लाइन का, वहां पे लाइन का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो वहां पर हमें फॉर्मूला जो यूज किया था बेसिकली
डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम वेक्टर में यूज करते हैं वहां वो हमने यूज किया था। यहाँ जो हम निकाल रहे हैं प्लेन्स के लिए मिलर इंडिसेस वो इंटरसेप्ट्स की मदद से निकाल रहे हैं, और जब हम इक्विवेलेंट प्लेन्स मालूम करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होता है कि दो इक्विवेलेंट प्लेन्स के दरमियान कितना फासला है, तो उसके लिए ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब ये कहाँ से आया हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन बहरहाल हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके इक्विवेलेंट प्लेन्स जो है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल इसकी और यहाँ पर मैंने लिखी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये प्लेन है, मुझसे कहा गया है कि आप मिलर इंडिसेस हासिल करें और आपको इंटरसेप्ट दिए हुए। कौन कौन से इंटरसेप्ट दिए हुए? कोई एक प्लेन है जो कट कर रहा है 2a के ऊपर, और b पे वो कट ही नहीं कर रहा, c पे वो कट ही नहीं कर रहा, यानी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो है वाइस इंडिसेस हासिल करेंगे, डिवाइड कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। और जनाब फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा कि रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 1/इनफाइनाइट। और अब ये आ गया जनाब फ्रैक्शन में, ये तो 0 0 हो गया, लेकिन ये आ गया फ्रैक्शन 1/2 0 0। तो यही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर हमारा आंसर फ्रैक्शन के अंदर आ रहा होता है तो हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये खत्म हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मेरा बन जाएगा 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही रहा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये मेरे पास हमने, यानी अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो सबको करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको 2 से कर दें, इसको 3 से कर दें, इसको 5 से कर दें, नहीं। अगर 2 से कर रहे हैं तो 2 से सबको करेंगे, अगर 5 से कर रहे हैं तो सबको करेंगे, 6 से कर रहे हैं तो सबको करेंगे। ओके, तो अब हम मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया 100। ओहो, अब हमें इसको जो है ना क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए तो मुझे सिर्फ नाम पता चला है एक प्लेन का, लेकिन ड्रॉ करने के लिए मुझे किस चीज की मदद चाहिए, मुझे इंटरसेप्ट की मदद चाहिए। इंटरसेप्ट क्या है जनाब? इंटरसेप्ट तो ये रहा। इंटरसेप्ट हमें बता रहा है कि ये प्लेन 2a पे कट कर रहा है, b और c पे, y और z एक्सिस पे ये कहीं कट ही नहीं कर रहा है। तो ये x एक्सिस के ऊपर मैं 2 पे चली गई और इस प्लेन को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये वाला प्लेन है मेरा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इंटरसेप्ट गिवन है। लेकिन जब मैं इसका नाम लिखूंगी तो इसका नाम भी 100 ही निकल रहा है। और अगर आपको याद हो, अभी मैंने पिछली एग्जाम्पल बताई थी, ये वाली इसका इंटरसेप्ट क्या था, 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और इसका जो मिरर इंडिसेस निकल रहे थे वो भी 100 निकल रहे थे, ये मैंने ड्रॉ किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर हमने क्या बात लर्न की कि पैरेलल प्लेन्स आर इक्विवेलेंट। नाम एक होता है, इक्विवेलेंट का मतलब है कि उनके नाम एक होते हैं, ठीक है। उनका नाम 100 ही होगा, इसका भी नाम 100 होगा, इसका भी नाम 100 होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने इंटरसेप्ट्स की मदद ली है। तो पहले वाले केस के अंदर हमें चूंकि इंटरसेप्ट्स गिवन थे 1a इनफाइनाइट b इनफाइनाइट c, तो हमने उसको उस तरह से ड्रॉ कर दिया था। अब चूंकि हमें इंटरसेप्ट ये गिवन है तो हमने अब इसको उस तरह से ड्रॉ कर दिया है। तो आपको अगर ये वाली सिचुएशन दे दी जाए तो आपने यही ड्रॉ करना है, पिछली वाली सिचुएशन दे दी जाएगी तो आपने यही ड्रॉ करना है, लेकिन ये प्लेन्स इक्विवेलेंट ही होते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हमें जो है ना वो ज्यादा बड़ा यूनिट स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े, बस एक ही यूनिट सेल बनाएं और उसी के अंदर हम अपने प्लेन की कटिंग को शो कर दें, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि फॉर डिफरेंट इंटरसेप्ट्स ठीक है, देयर could be one मिलर इंडेक्स, यानी कि डिफरेंट इंटरसेप्ट्स थे ना, ये था 1a
इनफाइनाइट बी इनफाइनाइट सी, तो दूसरा केस हमने पढ़ा 2a इनफाइनाइट बी इनफाइनाइट सी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 3a हो, ये इनफाइनाइट बी इनफाइनाइट सी हो। फिर अगर मैं इसको निकालूंगी, इसका मिलर इंडेक्स निकालूंगी, ये जो मैंने भी आपको बताया, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, a गायब, b गायब, c गायब, फिर इनवर्स ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये तो 0 0 ही हो जाएगा। अब ये चूंकि इंटीजर फॉर्म में नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं 3 से होल को मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 को होल से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तब भी मेरे पास 1 0 0 है। इसका भी प्लेन मिलर इंडेक्स 1 0 0 निकल रहा है, इसका भी 1 0 0 निकल रहा है, इसका भी 1 0 0 निकल रहा है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि डिफरेंट इंटरसेप्ट्स के लिए आपका एक मिलर इंडेक्स निकल सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप उसको ड्रॉ करेंगे, तो चूंकि आपको बताया हुआ है कि ये इंटरसेप्ट कौन सा है, उसके हिसाब से आपने ड्रॉ करना है। अगर 3 इनफाइनाइट इनफाइनाइट गिवन है आपको, तो आप ये वाला प्लेन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा भाई क्योंकि ये इक्विवेलेंट है तो मैं ये वाला ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के लिए जब कहा जा रहा है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इंटरसेप्ट्स कौन से, इंटरसेप्ट्स की मदद से ही हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा जनाब, ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ लिया। एक एग्जांपल और करते हैं, फेस डायगोनल, सॉरी, ये जो है ना, हम एक और प्लेन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं इसके इंटरसेप्ट्स क्या है। इसके इंटरसेप्ट्स इस तरह से हैं कि ये एक ऐसा प्लेन है जिसके अंदर वो प्लेन कट कर रहा है 1a पे b पे, यानी x और y एक्सिस पे तो वो कट कर रहा है, वो z पे कट नहीं कर रहा। हमसे कहा हुआ है कि आप इस मिलर इंडेक्सेस के प्लेन निकालें जिसके इंटरसेप्ट्स ये हैं। तो सबसे पहले हमने a b c को गायब कर दिया। अच्छा जनाब, फिर हमने उसका इन्वर्स ले लिया। इन्वर्स लेने के बाद मेरे पास आ गया 1 1 0। तो मजे की बात है, कोई इंटीजर फॉर्म में आया ही नहीं है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में आया ही नहीं, इंटीजर फॉर्म में ही है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट यही लिख देंगे, यही मेरे मिलर इंडेक्सेस है। मुझे नाम पता चल गया इस प्लेन का, लेकिन जब मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे इस इंटरसेप्ट की मदद लेनी पड़ेगी। इंटरसेप्ट की मदद लूंगी मैं। अब मुझे ड्रॉ करना है इसको, एक्स पे जो है ये कट कर रहा है ए पे, वाई पे कट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, बी पे, जेड पे ये कट ही नहीं कर रहा। तो ये प्लेन कैसे बनेगा, इस तरह से। इसको अगर मैं लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी कि ये मेरा प्लेन है 1 1 0। सही। अच्छा, आप अगर गौर से देखें तो इस प्लेन की जो डायरेक्शन है, इस प्लेन की डायरेक्शन को मैं एक अगर लाइन बनाऊं इसके परपेंडिकुलर, ये इधर से पास हो रही है, ठीक है। तो ये जो मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन क्या कहलाएगी, 1 1 0। तो जो मिलर इंडेक्सेस होते हैं ना, जो मिलर इंडेक्सेस होते हैं, उसकी डायरेक्शन एक लाइन के जरिए शो की जाती है। वही मिलर इंडेक्सेस हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लेन की डायरेक्शन को हम उसी मिलर इंडेक्सेस के जरिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ शो कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लेन होता है उसकी जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, उसकी प्लेन की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन बना रही हूँ, तो मैं उसको इसी तरीके से स्पेसिफाई करूंगी, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बनाई, तो ये जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आया है, इसको मैंने लिख कर देख भी लिया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लाइन के मिलर इंडेक्सेस हासिल करने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर की मदद से ही मिलर इंडेक्सेस हासिल होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल हमने कर ली कि किसी एक खास प्लेन को जो है वो हम किस तरह से हासिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं एक और एग्जांपल। एक मिलर इंडेक्स हमें बनाना है जिसके इंटरसेप्ट हमें गिवन है। इंटरसेप्ट अब जो है वो यहाँ पर एक नेगेटिव में हमें दिया हुआ है। ये नेगेटिव के अंदर इंटरसेप्ट है, तो इसको कैसे हासिल करेंगे? सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर के साथ डिवाइड कर दिया, वाइज इंडेक्सेस आ गए, ये हमारे पास नंबर आ गया जनाब 1 -1 1। लेकिन हम -1 नहीं लिखते हैं, हम 1 बार लिखते हैं। तो ये 1 बार 1 मिलर इंडेक्स हमारे पास आ गया। तो ये हमें नाम पता चल गया। लेकिन इसको अगर आपसे कहा हुआ है कि आप इसको ड्रॉ भी करें, तो ड्रॉ करने के लिए हमें इंटरसेप्ट की ही मदद चाहिए होगी। इंटरसेप्ट की मदद कैसे ली जाएगी, यहाँ पर देखें, एक्स वाई जेड एक्सेस हमने बना लिए। एक्स एक्सिस के ऊपर ये 1 पे कट कर रहा है प्लेन, तो ये 1 पे यहाँ पर कट कर रहा है। बी वाई एक्सिस के ऊपर ये माइनस डायरेक्शन में कट कर रहा है, तो अब ये माइनस डायरेक्शन में
पॉजिटिव डायरेक्शन ये है तो माइनस डायरेक्शन ये होगी, तो इस जगह कट करेगा। और z पॉजिटिव में है तो ये z पॉजिटिव में है, तो ये वाला प्लेन हमारा बना। ठीक है, ये इंटरसेप्ट हमारे हैं। तो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से प्लेन जो है वो ड्रॉ करते हैं। क्यूबिकल स्ट्रक्चर ले लिया हमने, क्यूबिक ले लें, टेट्रागोनल ले लें, ऑर्थोरोम्बिक ले लें, इन तीनों के अंदर इसी तरीके से प्लेन्स ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि ये जो एक्सेस होते हैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होते हैं, तो प्लेन्स बनाना जो है वो इनके अंदर आसान होता है। अच्छा, एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज वो ये कि जब हम डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स लेते हैं ना, 7 तरह के सिस्टम होते हैं, यूनिट सेल्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो उनके अंदर जब हम प्लेन्स बनाते हैं ना, तो प्लेन्स के दरमियान, इक्विवेलेंट प्लेन्स के दरमियान, पैरेलल प्लेन्स के दरमियान, पैरेलल प्लेन्स के दरमियान, नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, पैरेलल प्लेन्स के दरमियान एक खास डिस्टेंस होता है। वो डिस्टेंस हम किस फॉर्मूले से मालूम करते हैं? इस फॉर्मूले से मालूम करते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक के अंदर ये वाला फॉर्मूला याद रख लें, ठीक है। टेट्रागोनल के अंदर जो है ए और बी बराबर होते हैं, सी बराबर नहीं होता, एंगल तीनों में 90 डिग्री होता है, तो एक ये वाला फॉर्मूला याद रख लें। और एक जनाब ऑर्थोरोम्बिक का ये वाला, इसमें ए बी सी जो है वो तीनों अलग अलग होते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले जो है ना हमें बार बार यूज करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो ये भी गिवन है, डायरेक्ट मैंने लिख दी है कहाँ से आए हैं और क्या क्या चीजें हैं, इसको भी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सिंपल स्ट्रक्चर्स जो है वो मैंने भी आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो हमें इन स्पेसिंग को निकालने की जरूरत पड़ती है। तो अगर क्यूबिक है तो तीनों, जैसे ऑर्थोरोम्बिक के अंदर एच के एल है, तीनों जो है ना वो अलग अलग होते हैं। तो टेट्रागोनल हो गया तो दो बराबर हो गए, तो ए और बी को हमने बराबर जब इक्वेट किया तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर। और क्यूबिक में तो तीनों ही जो है ना फिर बराबर हो जाएंगे, तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपके पास आ गया है, ठीक है। इसको जहन में रखिएगा। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया था, जो मैं आपको बता रही थी ना कि इक्विवेलेंट प्लेन्स मालूम करने के लिए हमें डिस्टेंस मालूम करना पड़ता है दो प्लेन्स के दरमियान। अगर दो प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस सेम है तो वो इक्विवेलेंट प्लेन्स कहलाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ये जस्ट मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। ये जो फॉर्मूला है मैंने क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए लिखा है, 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, d इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट, ठीक है। इस तरह से भी लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जनाब, मैं अपनी तरफ से कोई एक एनालिसिस कर रही हूँ। मैं एक प्लेन ले लेती हूँ, उसकी मिरर इंडिसेस मैंने डिफाइन कर दी 100। तो मैं उसमें कहती हूँ कि 100 जो प्लेन है, फिर उसका पैरेलल प्लेन है, उनके दरमियान आप स्पेसिंग मालूम करें, डिस्टेंस कितना है। तो ये मेरा निकल कर आता है ए, ठीक है, जब आप यहाँ पर 1 1 1 पुटअप करेंगे तो ओके। और वो कौन सा वाला प्लेन है मेरा, वो ये वाला प्लेन है। अच्छा, अगर मैं ये ले लूं 200, कोई भी प्लेन मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर 200 पुटअप कर रही हूँ, तो d जो है जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो d मेरा निकलेगा a बाय अंडर रूट 2। और फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरा प्लेन ले लूं तो वो मेरा निकलेगा d a बाय अंडर रूट 3। यानी कि अगर मेरा यहाँ पर इंटीजर 1 था तो दो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस a था। अब अगर यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया तो दो कॉरस्पॉन्डिंग यानी पैरेलल प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया है, ठीक है। ये 1 अपॉन समथिंग है ना। और फिर अगर ये 3 हो गया, यानी ये बढ़ता जा रहा है, ये चीज बढ़ती जा रही है, इंटीजर बढ़ते जा रहे हैं, तो पैरेलल प्लेन के दरमियान जो स्पेसिंग है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इट इज अ जनरल एनालिटिकल मेथड कि अगर आप एच के एल मिलर इंडिसेस को इंक्रीज करते चले जाएंगे, उनके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो प्लेन स्पेसिंग जो है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है। अच्छा,
एक चीज जो है वो मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या चीज देखी थी, वो ये देखा था कि हम इंटरसेप्ट से किस तरीके से मिलर इंडिसेस जो है वो हासिल कर रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको कह दिया जाए कि भाई किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस ये हैं, आप जो है ना वो इंटरसेप्ट हमें बताइए कि इंटरसेप्ट जो है वो क्या है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपको मिलर इंडेक्स दिया हुआ है 100, तो 100 अगर आपको मिलर इंडेक्स दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसके इंटरसेप्ट मालूम करें, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए रिवर्स प्रोसेस अख्तियार करेंगे। ठीक है, 1/1 यानी कि इनवर्स ले लेंगे आप उसका 1/0, 1/0। ठीक है, और यहाँ पर जब आप ले लेंगे तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और ये आपके पास आ जाएगा 1a इनफाइनाइट b इनफाइनाइट c। तो ये आपके पास आ जाएंगे इंटरसेप्ट्स। ठीक है, ये इंटरसेप्ट्स हो गए आपके पास रिवर्स प्रोसेस के लिए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये प्लेन है 200 प्लेन है, और आपसे कहा हुआ है कि 200 प्लेन का मिलर कि ये मिलर इंडेक्स है, आप इंटरसेप्ट हासिल करें, तो फिर आप क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे 1/2 1/0 1/0। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो ये अगर आप मिलर इंडेक्सेस से इंटरसेप्ट पे जा रहे हैं और आपके पास अगर ये फ्रैक्शन आ जाए, तो इस फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसको हम फिर मल्टीप्लाई नहीं करते किसी भी नंबर से। ठीक है, ये जो मिलर इंडिसेस होते हैं उसका इंटीजर में होना जरूरी है, और उसको इंटीजर बनाने के लिए हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मिलर इंडिसेस से इंटरसेप्ट पे जा रहे हैं, तो इंटरसेप्ट पे जाने के बाद अगर हमें फ्रैक्शन मिल रहा है, तो उस फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब जैसे ये 200 है, ठीक है, तो 200 से इंटरसेप्ट मैंने निकाल दिए हाफ, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। मैं आपसे कहूंगी ये वाला प्लेन ड्रॉ करें, तो आपने इंटरसेप्ट मालूम कर लिए। इंटरसेप्ट मालूम करने के बाद आप कहेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये हाफ पे टच कर रहा है, हाफ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला प्लेन आप ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज योर प्लेन। मैंने आपको बताया कि प्लेन ड्रॉ करने के लिए आपको हमेशा इंटरसेप्ट की ही जरूरत पड़ेगी। तो 200 को ये नहीं है कि आपने ऐसे ही उठा के ड्रॉ कर लिया। 100 को अगर आपसे ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है, तो 100 का पहले आपने इंटरसेप्ट निकाला, ये पता चल गया आपको। 100 ड्रॉ करने के लिए आपको कौन सा वाला प्लेन लेना पड़ेगा? ये वाला फ्रंट वाला प्लेन आपको 100। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम मिलर इंडिसेस से इंटरसेप्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन में आए तो फिर फ्रैक्शन में हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जरा एक चीज रिकॉल करते हैं। मैं मिलर इंडिसेस से इंटरसेप्ट के ऊपर जा रही हूँ, तो 100 प्लेन मुझे मिला है 1a इनफाइनाइट b इनफाइनाइट c। ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल करवाई थी, उसमें मैं आपको बता रही थी कि यस, कि अगर मेरा इंटरसेप्ट जो है वो 2a इनफाइनाइट इनफाइनाइट c हो, तब भी मेरे पास मिलर इंडेक्स जो है ना वो यही निकलेगा 100, और इसमें भी मिलर इंडेक्स मेरा यही निकलेगा। लेकिन अगर मैं मिलर इंडेक्स से इंटरसेप्ट में जा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक इंटरसेप्ट निकल रहा है, कभी भी मेरे पास ये नहीं निकल रहा, ये नहीं निकल रहा। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, जब हम इंटरसेप्ट से मिरर इंडेक्स के अंदर जाते हैं, तो हमारे पास मिलर इंडेक्स यही निकल कर आ रहा होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरसेप्ट्स का एक ही मिलर इंडेक्स निकल कर आ रहा होता है, क्योंकि ये प्लेन जो है ना इक्विवेलेंट है, पैरेलल प्लेन्स इक्विवेलेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरसेप्ट्स तो हैं, लेकिन प्लेन्स जो है ना वो क्या है? इक्विवेलेंट है।
तो एक ही प्लेन, नाम एक ही निकल कर आ रहा है प्लेन का। लेकिन अगर आपको 100 से रिवर्स में आपको जाने के लिए बोल दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि ये मेथड इतना सक्सेसफुल हो कि आप हमेशा बता सकें। आपके पास हमेशा ये वाला इंटरसेप्ट, एक ही इंटरसेप्ट निकल कर आएगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जब हमें जो भी इंटरसेप्ट निकल कर आ गया, ठीक है, उसी को ड्रॉ कर दें। सही है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। उस वक्त भी आपसे 100 प्लेन ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, लेकिन जब हम 100 प्लेन यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि जो है ना, ये 2A इंटरसेप्ट वाला 100 प्लेन है, या 3A इंटरसेप्ट वाला 100 प्लेन है, या 1A इंटरसेप्ट वाला 100 प्लेन है। तो जब हम प्लेन ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पर, तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, और हमने उसी हिसाब से अपना 100 प्लेन ही बनाया था, लेकिन इंटरसेप्ट के हिसाब से 100 प्लेन ही बनाया था, लेकिन इस इंटरसेप्ट के हिसाब से, और 100 प्लेन ही बनाया था इस इंटरसेप्ट के हिसाब से। अब जब हम इधर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, अब हम उल्टा चल रहे हैं, तो अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है वो यही निकल रही है, तो इसके हिसाब से ही जो है ना वो हम प्लेन को ड्रॉ कर दें। ठीक है। तो एक एडिशनल पॉइंट जो है वो ये कि रिवर्स जाते हुए जरूरी नहीं है कि आपके पास इंटरसेप्ट वो ही निकल कर आए। जो भी इंटरसेप्ट आपके पास निकल कर आ रहे हैं, आप उसी हिसाब से प्लेन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट ही होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये हमने क्यूब के अंदर मिलर इंडिसेस निकालना तो सीख लिए हैं। अब हम जो है ना वो मिलर इंडिसेस देख लेते हैं। एक हेक्सागोनल लैटिस के अंदर, यूनिट सेल के अंदर हम किस तरीके से मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम 4 लाइंस बना देते हैं अपनी हिसाब से। ये वाली जो हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको हम कह देते हैं बेस। ठीक है, ये बेसल प्लेन है। एक हमारा प्लेन ये हो गया, ये बेसल प्लेन कहलाता है। और इस बेसल प्लेन के अंदर मैंने 3 वेक्टर्स डिफाइन कर दिए, यानी कि A1 वेक्टर है इसका, ये A2 वेक्टर है, ये A3 वेक्टर है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये C वेक्टर है। और ये जो 3 एक्सिस है मेरे, ये 120 120 120 डिग्री के ऊपर है आपस में, एक दूसरे के दरमियान इनका जो एंगल है वो 120 डिग्री है। अच्छा, अब जनाब ये वाला जो A1 है, ठीक है, इसके लिए मैं H इंडेक्स यूज करती हूँ, इसके लिए मैं K इंडेक्स, ठीक है, और ये जो C है इसके लिए मैं L इंडेक्स इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो 3 है, ये A3, इसके लिए I इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है। और I जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि I बराबर होता है H प्लस K के। अगर आपको H के पता चल जाए तो आप I डिफाइन कर सकते हैं। और ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, H प्लस K प्लस I इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये I बेसिकली किसके बराबर है, माइनस H प्लस K के। अब इसके अंदर थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इंटरसेप्ट गिवन है, बेसल प्लेन ले लेती हूँ। ये बेसल प्लेन है, ठीक है। बेसल प्लेन के अंदर जो इंटरसेप्ट्स हैं, ये वाला प्लेन है पूरा। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि A1 जो है वो कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। A1 कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट पे कट कर रहा है। अच्छा, मैं दोबारा से एक चीज आपको बता देती हूँ। ये बेसल जो एक्सिस का ओरिजिन होता है ना, उसके ऊपर प्लेन्स को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं कौन सा वाला प्लेन ले रही हूँ, ये वाला प्लेन बेसिकली इस वाले प्लेन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेकिन चूंकि पैरेलल प्लेन इक्विवेलेंट होते हैं, तो इस वजह से ये पर्पल शेड इधर भी किया हुआ है, इधर भी किया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली ये वाला जो है ना, मैं प्लेन डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो अगर A1 एक्सिस है, A1 एक्सिस, ठीक है, ये वाला जो प्लेन है ये सिर्फ और सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन C एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, और किसी एक्सिस के ऊपर कट नहीं कर रहा है। तो C एक्सिस के ऊपर ये 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी ये किसी एक्सिस के ऊपर कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट है। तो ये बेसिकली मेरे इंटरसेप्ट्स हैं। तो ये बेसल प्लेन कहलाएगा। बेसल प्लेन इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये बेसल प्लेन के इंटरसेप्ट्स क्या होंगे, ये होंगे। अब मुझे मिलर इंडिसेस निकालने हैं, तो मैं इनका जो है वो क्या करूंगी, रेसिप्रोकल ले लूंगी। रेसिप्रोकल लेने के बाद मेरे पास ये आ गया, ये 0 0 0 1, ठीक है। तो ये 0 0 0 1 कहलाएंगे दी। अच्छा, एक चीज और कि ये जो हेक्सागोनल हेक्सागोनल यूनिट सेल के जो मिलर इंडिसेस होते हैं, उसको सिंपली मिलर इंडिसेस नहीं कहते, बल्कि मिलर ब्रेविस इंडिसेस कहते हैं। ओके, तो एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी लिखा होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी मिलर ब्रेविस इंडिसेस, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम हेक्सागोनल लैटिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना, अगर H और K ये लिखे भी ना, A3 लिखे भी ना, इसको मैं अगर हटा भी दूं,
तो ये 0 0 के जरिए जो है ना मुझे आई पता चल जाए। ठीक है, ये जो थर्ड वाला है ये क्या है, आई है। मैंने यही बताया था ना हम लोगों को कि ये जो है एच है, ये के है, ये आई है और ये एल है। तो आई जो है वो बेसिकली बराबर होता है एच प्लस के। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं भी नहीं, ये पूरा अगर मैं खत्म भी कर दूं, तो ये एच और के जो मेरे पास आ गया है, ये मेरे पास 0 0 आया है। ठीक है, तो ये मेरे पास 0 ही आया है। तो यहाँ से मैं 0 लिख सकती हूँ, और इसको मैं डॉट फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 0 0 डॉट 1। इस तरह से भी लिखा होता है बास जगह पर। अच्छा, इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। एक ये वाला प्लेन है, ठीक है। अब इस वाले प्लेन को हम देखते हैं कि इसके इंटरसेप्ट कौन कौन से, कहाँ कहाँ ये कट कर रहा है। तो ये जो मेरा एक्सिस था, ये A1 था ना, A1 एक्सिस था मेरा, ये वाला, ये मेरा A1 था। तो इसका मतलब है कि ये मेरा A1 के ऊपर कट कर रहा है, तो इसको मैंने 1 लिख दिया। ये वाला मेरा A2 एक्सिस था, दिस इज माई A2। तो A2 पे तो ये कट ही नहीं कर रहा, तो मैंने इसको लिख दिया इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो मेरा एक्सेस था, ये वाला, ये मेरा था A3। अब ये वाला जो प्लेन है ये कट कर रहा है A3 पे, कट नहीं कर रहा, माइनस A3 के ऊपर कट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका इंटरसेप्ट लिख दिया -1। ठीक है, और ये C एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं कर रहा, तो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, कोई आपको इनफाइनाइट प्लेन्स ये आपको दिए हुए इंटरसेप्ट्स, तो आपसे कहा हुआ है कि आप इन इंटरसेप्ट्स के ऊपर मिलर इंडिसेस मालूम करें। उसका वही तरीका है, ये आपने रेसिप्रोकल ले लिया, इसका 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 रेसिप्रोकल ले लिया, ये आ गया 1 0 0। ठीक है, और ये जो -1 यहाँ पर आपका निकल कर आ रहा है, इस -1 को आप -1 नहीं लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। और अगर आप यहाँ पर इस सिर्फ और सिर्फ एच के एल अगर आपको गिवन, सॉरी, इंटरसेप्ट ये वाला गिवन हो, ये वाला गिवन हो, ये वाला गिवन हो, 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये वाला कोई गिवन ही ना हो, तो आपने रेसिप्रोकल लेना है। उसी तरीके से रेसिप्रोकल लेने के बाद ये आ गया, और यहाँ से आप आई निकाल लेंगे -h प्लस के, विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर ये -1 की जगह आपने ये चीज लिख दी। और अब इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करना कैसे करेंगे, जब आप ये पूरे इंडेक्सेस लिख लेंगे 1 0 1 बार 0। ठीक है, तो फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग आपने इंटरसेप्ट निकाल लिया, इंटरसेप्ट निकालने के बाद ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इंटरसेप्ट निकालने का वही रिवर्स तरीका है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। आपको इंटरसेप्ट गिवन होंगे तो मिलर इंडिसेस पता चल जाएंगे, मिलर इंडिसेस गिवन होंगे तो इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। एक प्लेन और देख लेते हैं यहाँ पर। ये प्लेन है जो मेंशन हुआ हुआ है, इसके अंदर इंटरसेप्ट A1 के ऊपर देखें तो ये पॉजिटिव A1 डायरेक्शन है। ठीक है, A1 एक्सिस हमारा ये हमने डिफाइन किया हुआ है, तो ये इधर कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका 1 इंटरसेप्ट है। अब A2 जो है ना, ये वाला एक्सिस है। A2 पे तो ये कट नहीं कर रहा, -A2 डायरेक्शन पे कट कर रहा है, और वो भी हाफ पे, तो ये एक इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा। और ये प्लेन कट कर रहा है जनाब इसके ऊपर C एक्सिस, यानी A3 एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट्स के ऊपर, और C एक्सिस के ऊपर ये कट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट हो गए। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद ये आपके पास आ जाएंगे, जो माइनस में नंबर होगा उसके साथ आपने बार लगा देना, डेट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। हमने मिलर इंडिसेस आज के लेक्चर के अंदर देखे हैं प्लेन्स के, और प्लेन्स के अंदर मिलर इंडिसेस इंटरसेप्ट्स के जरिए हासिल किए जाते हैं। इंटरसेप्ट से मिलर इंडिसेस हासिल कर रहे हैं तो मिलर इंडिसेस इंटीजर में ही होने चाहिए, लेकिन अगर हम मिलर इंडिसेस से इंटरसेप्ट हासिल कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट जो है वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं। बहुत सारे इंटरसेप्ट्स का एक मिलर इंडेक्स आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक इंटरसेप्ट एक मिलर इंडेक्स गिवन है और उससे हम इंटरसेप्ट में जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वापस वही रिवर्सिबल डिफरेंट डिफरेंट इंटरसेप्ट हमें मिले, एक इंटरसेप्ट हमें मिलेगा। ठीक है, इन चीजों को मैंने काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलर इंडिसेस लिखना, इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। आगे चल के, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक इस्तेमाल आपको बताया ना कि डिफरेंट डायरेक्शन में या डिफरेंट प्लेन्स में क्रिस्टल की प्रॉपर्टी जो है वो अलग होती है, तो हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए या प्लेन्स को स्पेसिफाई करने के लिए कोई नाम की जरूरत होती है, वो नाम एक नंबर होता है। लेकिन मिलर इंडिसेस के और भी बहुत फायदे हमें पता चलेंगे आगे चल के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस करूंगी। अभी लेक्चर एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।